Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today we are going to start our next topic of the chapter number 10. The name of our topic is general properties of acids. Then we will move toward the uses of acids, and these all things are present on our book page number 27 to 29. So first of all, here is our topic. The name of our topic is general properties of acids. First of all, there are physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी की हुई थी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा दोबारा आपको बता दिया जाता है यहाँ पे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड क्या होते हैं जिसका सोर टेस्ट होता है। सोर का मतलब है खट्टा, जिसका टेस्ट होता है वो एसिड होते हैं, और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास लेमन जूस आ रहा था। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ रही थी कि ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि ये क्रॉसिव होते हैं। क्रॉसिव का मतलब किसी चीज़ को जंग लगना। और जो फोर्थ पॉइंट था हमारे पास वो ये था कि इसका जो एक्वस सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब केमिकल प्रॉपर्टी में पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी रिएक्शन विद मेटल। एसिड क्या करते हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड कौन कौन से एसिड लाइक सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या करते हैं एक्सप्लोजिवली। एक्सप्लोजिवली का मतलब होता है किसी चीज़ का धमाका खेज होना, या फिर किसी चीज़ से रिएक्ट करके किसी चीज़ का अगर वो धमाका करती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजिवली। उसके बाद अगर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम, जिंक हो गया, फेरिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब क्या करते हैं हमारे पास, इससे हम लोगों को तो ये क्या करते हैं मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब ये कोई एज सच कोई धमाका खेज या कोई खास कोई एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं करते। अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन मौजूद है जिंक का और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। अब क्या होगा जब ये जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, ये जिंक जो है जाके H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा हमारे पास ZnSO4 जिसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलते हैं, ये हमारे पास फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस बनी हुई है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये हमारे पास शो की हुई है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना। ये जो साइन साथ में एरो का शो किया हुआ है इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो रही है। तो इस रिएक्शन का हमारे पास फाइनल क्या आता है प्रोडक्ट के, हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो उसकी एवोल्यूशन हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास रिएक्शन है उसमें एल्यूमिनियम और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है। उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये दो एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स जाके यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसके बाद क्या होगा, हमारे पास 3 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज इन द गैस फॉर्म बाहर इवॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्मेशन होती है, इसमें सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम और ये यहाँ से क्लोरीन ये मिलके CaCl2 बना देंगे, कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे। और क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और हमारे पास यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बचा और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बचे, तो ये मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास H2O वाटर बना देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो तो हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ कर देते हैं बाइ का, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइकार्बोनेट। तो NHCO3 को यहाँ पे हम लोग कहेंगे सोडियम बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे बाइ का वर्ड यूज़ हुआ है। इसका जब रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ तो हम लोग कहेंगे क्या बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स SO4 के साथ मिलके Na2SO4 बनाएंगे। लास्ट रिएक्शन की तरह ही यहाँ पे होगा कि CO3 जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाएगा और जो एक CO2 गैस है वो यहाँ पे निकल के बाहर इवॉल्व हो जाएगी, और हमारे पास जो बाकी 2 H2O बच गया वो यहाँ पे हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। तो हम लोग ने लास्ट पीछे भी पढ़ा था कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमारे पास क्या होता है, मेन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब हम लोग कहेंगे जो मेन इससे प्रोडक्ट बन रहा है एसिड और बेस के रिएक्शन से, वो बन रहा है हमारे पास साल्ट और वाटर। अब यहाँ पे क्या है, NaOH और HCl, ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद है हमारे पास CO,
ठीक है। CuO हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ये CuO और SO4 आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट बना देंगे, और हमारे पास कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन वो बचा, और यहाँ पे H2SO4 के साथ जो हाइड्रोजन है वो दोनों मिलके हमारे पास वाटर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे सल्फाइड्स का वर्ड यूज़ किए हुए टी के साथ, और नीचे हमारे पास सल्फाइड्स का वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे। पेपर में आ सकता है कन्फ्यूजन के लिए, आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द रिएक्शन विद ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, मतलब ये पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने हमेशा सॉल्व करते हुए देख लेना है कि टी के साथ है या डी के साथ है। अगर टी के साथ होगा तो हम लोग एज इट इज़ ये दोनों रिएक्शन लिखेंगे, अगर डी के साथ सल्फाइड पूछा होगा तो फर्स्ट रिएक्शन ये आ जाएगा और सेकंड एज इट इज़ ये वाला आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सल्फाइड्स वाले रिएक्शन में और बाइसल्फाइड में CaSO3 है हमारे पास, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फाइड बोलते हैं, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें भी क्या होगा, कैल्शियम और क्लोरीन मिलके CaCl2 फॉर्म करेंगे, और इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। जैसे पीछे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, और हमारे पास H2O बच गया तो वो हमारे पास अलग हवा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होके हमारे पास वाटर बना देगा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, NHSO3 SO3, ये हमारे पास क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये क्या बनाएगा, NaCl बना देगा, सोडियम और Cl मिलके NaCl सोडियम क्लोराइड बना देंगे, और हमारे पास यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारे पास वाटर बना दी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। अब एसिड जब रिएक्शन करते हैं मेटल सल्फाइड्स के साथ तो यहाँ पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है FeS, जिसको हम लोग आयरन सल्फाइड बोलते हैं, उसका रिएक्शन हमारे पास H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो हमारे पास Fe आयरन जो है वो क्या करेगा, जाके रिएक्ट होगा SO4 के साथ, तो ये FeSO4 बना देगा, और यहाँ पे हमारे पास एक S बच गया, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बच गए, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ से हमारे पास लिबरेट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। उसके बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये भी हमारे पास एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या MCQs के लिए पूछा जा सकता है कि कौन से एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो 3 हमारे पास यहाँ पे एसिड्स के नाम उन्होंने बताए हुए हैं जिसको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, और तीसरा नाइट्रिक एसिड है, और साथ में इनका बताया हुआ है कि ये तीनों मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट here is our next topic which is named as uses of acids. First of all the name of our acid is sulfuric acid. तो सल्फ्यूरिक एसिड किस लिए यूज़ होता है, ये मैन्युफैक्चर हम लोग इससे फर्टिलाइजर्स को, खादों को फर्टिलाइज़र को हम लोग कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट को कर सकते हैं, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को हम लोग इससे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने में यूज़ होता है ये। उसके बाद एक्सप्लोजिव जो धमाका खेज मवाद होता है उसको बनाने में यूज़ हो सकता है, पेंट्स हैं हमारे, डाइज हैं और ड्रग्स हैं, इन सब चीज़ों को बनाने में ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद ये इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसा लिक्विड जिसमें आयंस होते हैं और उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड है कि नाइट्रिक एसिड को हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, एज अ फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। फर्टिलाइज़र है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगा, एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद जो होते हैं, पेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, इन सब को बनाने में। एंड एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। एचिंग डिज़ाइन क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं या पिक्चर्स बना सकते हैं किसी भी मेटल की प्लेट के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने कॉपर प्लेट्स का बताया हुआ है, लेकिन यूजुअली जो इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं वही एचिंग डिज़ाइन का मतलब यही है कि हम लोग इसकी मदद से डिज़ाइन या पिक्चर बना सकते हैं मेटल प्लेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग मेटल्स को क्लीन करने के लिए, नीट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद टैनिंग का प्रोसेस क्या, टैनिंग किसको हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं कि ये केमिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग जो एनिमल्स की हाइड्स होती हैं उसको कन्वर्ट करते हैं लेदर में, ठीक है।
उसको लेदर में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम लोग टैनिंग कहते हैं। और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। उसके बाद हमारे पास बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेशन, अगर हम लोगों ने खाना काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करना है तो उसके लिए भी हम लोग बेंजोइक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड है। ये किस लिए यूज़ होता है? हमारे पास फूड की फ्लेवरिंग के लिए और फूड को ख़राब होने से फूड की प्रिजर्वेशन के लिए। और ये हम लोगों को इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्ट, मतलब ये जो किसी भी इंसेक्ट का जो डंग है या अगर उसने काट लिया तो इससे हम लोगों को बचने के लिए भी हम लोग इसको एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और उसके साथ सोर्सेज बताए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ एसिड इज़ सिट्रिक एसिड। इसका सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट से हम लोग को मिलता है, जिसमें हमारे पास लेमन आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क, सोर का मतलब ऐसे हम लोग खट्टा इसको कहते हैं सोर को, लेकिन जब हम लोग कह रहे हैं कि मिल्क जब एसिडिफाई मतलब एसिडिफिकेशन हो गई है, उसमें एसिडिक हो गया है, तो हम लोग कहते हैं तो उसका खट्टा टेस्ट होता है। तो वो सोर टेस्ट जब वो प्रोड्यूस या वो हम लोग को देता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि सोर मिल्क है। कि जब वो एसिडिक हो गया है तो उसकी वजह से उसका सोर टेस्ट है, तो उसको हम लोग कहेंगे सोर मिल्क है ये। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या है? स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स के उनका जो डंग होता है वहाँ से फॉर्मिक एसिड निकलता है, वो इसका सोर्स है। उसके बाद जो बट्रिक एसिड का सोर्स है रैंसिड बटर। अब रैंसिड का मतलब क्या है? कि ऐसा फूड या ऐसा खाना जिसमें कि जो उसकी अनप्लेजेंट स्मेल हो या उसका टेस्ट अजीब सा हो, ख़राब हो गया हो, उसको हम लोग कहते हैं रैंसिड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो बट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? रैंसिड बटर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद टार्ट्रिक एसिड, ये हमारे पास टामरिन जिसको हम लोग इमली बोलते हैं, वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ग्रेप्स और एप्पल्स, इनमें से हम लोग ये इसका सोर्स है। उसके बाद मैलिक एसिड का सोर्स है हमारे पास एप्पल, ठीक है। यूरिक एसिड का हमारे पास यूरिन। उसके बाद स्टीरिक एसिड है, उसका हमारे पास सोर्स है हमारे पास फैट्स, ठीक हो गया। That's all about our today's lecture. I hope you understand it very well. Thank you. Take care. Allah Hafiz.